एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के नोट्स को शेयर कर रहे हैं और हम लोग जो पेपर लेके चल रहे हैं फिलहाल वो है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। इसकी काफ़ी ज़्यादा क्लासेस जो है हो चुकी हैं और भी क्लासेस जो है वो आएंगी। आज की क्लासेस में हम लोग आधुनिक कालीन शिक्षा के जो बचे हुए हमारे टॉपिक हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आधुनिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत जो स्वतंत्रता से पूर्व की बात हम कर रहे हैं, तो हमने मैकाले के विवरण पत्र को देख लिया, हमने आज्ञा पत्र 1813 1833 के बारे में देख लिया लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक क्लियर करेंगे सबसे पहले वो बता देती हूँ। तो आज हम लोग वुड के घोषणा पत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग हंटर कमीशन जो था उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हर्टांग समिति, गोखले विधेयक और हमारा बेसिक शिक्षा। ये 4-5 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसको कि आज की वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वुड का घोषणा पत्र है और हंटर कमीशन है और इसके अलावा ज़्यादा तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बात करते हैं हम लोग वुड के घोषणा पत्र से। तो वुड के घोषणा पत्र के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज़ें हुई थी। 1833 के बाद कंपनी को 1853 में नया आज्ञा पत्र जारी करना था। उस समय ब्रिटिश संसद को यह एहसास हो गया कि बहुत लंबे समय तक भारतीय शिक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसीलिए भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। मैं पहले पढ़ के आपको बता देती हूँ, फिर कहानी की तरह समझाऊंगी ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस समिति ने 1853 तक की भारतीय शिक्षा की गहनता से अध्ययन किया और उन सब पर विचार करने के बाद भारतीय शिक्षा पर अपने सुझाव दिए। समिति के सुझाव के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की। उस समय सर चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पर कंपनी ने नया आज्ञा पत्र वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित किया। कुछ विद्वानों द्वारा वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। अच्छा, अब इस चीज़ को हम लोग चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आज्ञा पत्र कब आया था? सबसे पहला आज्ञा पत्र 1813 में आया था, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहे थे, जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से हम लोग जानते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद अगला आज्ञा पत्र आया 1833 में। अगर आप देखें तो 1833 के बाद कोई भी आज्ञा पत्र जो है जारी नहीं किया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1833 के बाद किसी भी तरह का आज्ञा पत्र नहीं था। जो चीज़ें चल रही थी उसी तरह चल रही थी भारतीय शिक्षा के अंतर्गत। तो कंपनी को यह एहसास हुआ कि हमने 1833 के बाद किसी भी तरह का आज्ञा पत्र जो है जारी नहीं किया गया है। तो कंपनी ने क्या कहा कि अगर हम इसी तरह भारतीय शिक्षा की अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, दिक्कतें हो जाएंगी। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने कहा कि अब 1833 के बाद 1853 में हम लोग एक नया आज्ञा पत्र जारी करेंगे। तो नया आज्ञा पत्र जारी करने के लिए पहले भारतीय शिक्षा में क्या चल रही है, मतलब 1833 के बाद अब तक क्या चीज़ें भारतीय शिक्षा के अंतर्गत चल रही हैं, ये जानना जरूरी है। इसी के आधार पे तो हम लोग 1853 में जो है नया आज्ञा पत्र जारी कर पाएंगे। तो ये बीच में क्या चला अभी तक भारतीय शिक्षा के अंतर्गत, इसको अध्ययन करने के लिए उसने क्या किया? एक समिति बनाई और इस समिति को काम दिया कि भाई आप जो है भारतीय शिक्षा के बारे में एनालिसिस करिए और हमें अपने सुझाव बताइए। तो समिति ने क्या किया कि 1833 के बाद अब तक भारतीय शिक्षा में जो भी 1853 तक जो भी चीज़ें चल रही थी उसका गहनता से अध्ययन किया और कुछ सुझाव जो है प्रस्तुत किए। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने इन सुझाव के आधार पर 19 जुलाई को, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 19 जुलाई को, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड का घोषणा पत्र वाली जो नई शिक्षा नीति थी वो कब लॉन्च हुई, कब जारी हुई? तो 19 जुलाई 1854 को। तो कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की जो है घोषणा कर दी। अब उस समय जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान कौन थे? सर चार्ल्स वुड थे। तो इन्हीं के नाम पर जो है कंपनी ने ये जो घोषणा पत्र था उसका नाम वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित कर दिया। अब कुछ विद्वान जो है वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहते हैं और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है 1 नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव में, कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहते हैं या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो वुड के घोषणा पत्र को ही हम लोग भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहते हैं और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे वुड के घोषणा पत्र की विशेषताएं। तो एक एक करके चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली घोषणा पत्र में ये था कि वुड के घोषणा पत्र में निष्पादन सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। जो निष्पादन सिद्धांत था जो मैकाले के समय आया था उसको
समाप्त कर दिया। तो क्या था ये, वो आप लास्ट वीडियो में जाके मैकाले वाले में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा अच्छे से। अब उसके बाद उसके अलावा क्या क्या किया वोट के घोषणा पत्र में और क्या क्या अच्छी चीज़ें थी। तो समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, मतलब वोट के घोषणा पत्र में समाज के जितने भी, चाहे उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई। अगला है ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ज्ञान विज्ञान की शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया। अगला है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जन शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, मतलब हर बच्चे तक शिक्षा पहुँचे या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षा पहुँचे, इसके लिए जन शिक्षा विभाग की जो है स्थापना की गई। संपूर्ण देश में क्रमबद्ध विद्यालयों, प्राथमिक, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, मतलब शिक्षा के हर स्तर के लिए जो है विद्यालय खोले गए। प्राथमिक स्तर, मिडिल स्कूल के लिए, हाई स्कूल के लिए, कॉलेज, विश्वविद्यालयों, मतलब हर स्तर में बच्चा पढ़ाई कर सके, इसके लिए हर तरह के विद्यालय जो है खोले गए, उसकी स्थापना की गई। अगला है भारतीय साहित्य एवं भाषाओं को स्वीकारा गया। तो ये थोड़ा सा स्टार यहाँ पे मैं लगा देती हूँ, क्योंकि वुड के घोषणा पत्र में तो भारतीय साहित्य को भी स्वीकारा गया, भारतीय भाषा को भी स्वीकारा गया, लेकिन अगर आप इसके दोष में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें जो है केवल लिखित तौर पे थी, इसको ज़मीनी तौर पे उतारा नहीं गया था, मतलब ज़मीनी तौर पे इसे स्वीकारा नहीं गया था, मतलब इसे हकीकत में इसे इतनी अच्छे तरीके से स्वीकारा नहीं गया था, लेकिन घोषणा पत्र में इस चीज़ की बात कही गई थी। तो हम यहाँ घोषणा पत्र की विशेषता पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगला पॉइंट है कमजोर एवं निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की सिफारिश की गई, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ग को शिक्षा देने की बात कही गई थी, तो ध्यान दिया गया कि हर बच्चे के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पढ़ सके, इसीलिए जो बच्चे गरीब थे, जो बच्चे कमजोर थे, उनको छात्रवृत्ति की भी सिफारिश की गई कि ताकि उनकी पढ़ाई न रुके। अगला है नारी शिक्षा जो अब तक अपेक्षित थी उसकी ओर ध्यान दिया गया, मतलब स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात कही गई। और अगला है शिक्षकों के वेतनमानों के सुधार हेतु सिफारिशें की गई, यानी शिक्षकों को भी अच्छा वेतन मिल सके, इसकी भी बात वुड के घोषणा पत्र में की गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके विशेषताएं थी। बात कर लेते हैं वुड के घोषणा पत्र के दोष की। तो देखिए व्यावसायिक शिक्षा दोषपूर्ण थी, मतलब व्यावसायिक शिक्षा सही नहीं थी, बच्चों को जीविकोपार्जन करने हेतु शिक्षा जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी। अगला है भारतीय भाषाओं को आंशिक रूप से स्वीकार तो किया गया, पर अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम बनी, मतलब स्वीकारा केवल घोषणा पत्र में किया गया था भारतीय भाषा को, लेकिन देखा जाए तो जो शिक्षा का माध्यम था वो अब भी क्या था, अंग्रेजी ही था, मतलब अंग्रेजी को ही महत्व दिया गया शिक्षा के माध्यम के लिए। तीसरा है धर्म निरपेक्षता की नीति सर्वथा ढोंगपूर्ण थी, मतलब था ना ये कि हर सभी लोगों को शिक्षा मिलेगी, ये बात कही गई थी घोषणा पत्र में, तो हर धर्म के लोग पढ़ेंगे, हर जाति, हर मतलब उच्च वर्ग हो निम्न वर्ग हो, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई थी। लेकिन देखा जाए तो धर्म निरपेक्षता की जो नीति थी, यानी सबको शिक्षा मिलेगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति वर्ग का हो, लेकिन ये चीज़ें सर्वथा ढोंगपूर्ण थी, मतलब ये कहने की बात थी, केवल ये घोषणा पत्र में कही गई थी, लेकिन हकीकत में ऐसा था नहीं। अगला है केवल उन्हीं लोगों को राजकीय सेवा के लिए योग्य माना जाता था जो अंग्रेजी पढ़े लिखे होते थे, यानी अंग्रेजी को यहाँ भी महत्व दिया गया कि आप अगर अंग्रेजी पढ़े लिखे होंगे तभी आप राजकीय सेवा के लिए योग्य माने जाएंगे। अगला है भारतीय साहित्य की अपेक्षा की गई, यद्यपि घोषणा पत्र में साहित्य की उपयोगिता को स्वीकार किया गया, परंतु भारतीय संस्कृति पर सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं गया, मतलब ये जो चीज़ थी कि हम भारतीय साहित्य को स्वीकारेंगे, जो कि घोषणा पत्र में ऊपर आपने विशेषता में देखा था, लेकिन ऐसा हकीकत में था नहीं, भारतीय साहित्य को अनदेखा किया गया, उसकी अपेक्षा की गई, मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, भारतीय संस्कृति की ओर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये चीज़ें केवल बात करें तो घोषणा पत्र में कही गई थी, लेकिन हकीकत में ऐसा था नहीं, तो उसकी उपयोगिता को इतना स्वीकारा नहीं गया, मतलब हकीकत में नहीं गया, इसको इतनी उपयोगिता नहीं दी गई। अगला है इस घोषणा पत्र के कारण शिक्षा की जिस नई प्रणाली का विकास हुआ उसमें परीक्षा पास होना ही सर्वोत्तम लक्ष्य निर्धारित हुआ, यानी अभी भी जो चीज़ें चल रही हैं कि अगर हम घोषणा पत्र के कारण जो बात करें हम शिक्षा की, तो शिक्षा की जो नई प्रणाली शुरू हुई थी उसमें ये था कि अगर आप ये चीज़ें कही जाए कि आपने इस चीज़ की शिक्षा ले ली है तो वो तब माना जाएगा जब आपने उस चीज़ की परीक्षा जो है पास कर ली है, जो कि अभी तक चली आ रही है कि अगर आप क्लास 1 2 3 4 मतलब एक लाइन से पढ़े जा रहे हैं तो आपको ये कहा गया जब आप क्लास 1 पास कर लेंगे तो आपको ये कहा गया कि बच्चा क्लास 1 तक की शिक्षा जो है पूरी कर चुका है, तो परीक्षा पास होना ही जो है सर्वोत्तम लक्ष्य जो है निर्धारित हुआ। तो ये चीज़ें यहीं से निकल के आई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दोष थे आपके वुड के घोषणा पत्र के। तो वुड का आपने देख लिया, सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे कि हम लोग हंटर आयोग भी कहते हैं या हंटर कमीशन भी हम लोग कहते हैं। ये कब आया था? 1882 में आया था। तो ये ध्यान दीजिएगा, हंटर आयोग कब आया? 1882 में।
तो अब ये इसकी जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई थी, ये वुड के घोषणा पत्र जो थी उसी से शुरू हुआ था। तो इसमें लिखेंगे कि आप लोग कि वुड के आज्ञा पत्र की सिफारिशों को कार्यान्वित करते समय ईमानदारी से काम नहीं किया गया, जिससे जिससे शिक्षा में नई नई समस्या उत्पन्न हो गई। मतलब जो वुड के घोषणा पत्र थी, अभी ऊपर आपने देखा ना दोस्त थे, तो वुड के आज्ञा पत्र जो थी, जो घोषणा पत्र था वुड का, उसकी जो सिफारिशें थी, यानी जो भी उसमें सुझाव दिए गए थे, जो उसके आज्ञा पत्र में बातें कही गई थी, उस पर सही से देखा जाए तो ईमानदारी से काम नहीं किया गया। मतलब उसमें उसकी जो है बातें अलग थी, हकीकत में वो चीज़ें कुछ और ही हो रही थी, तो उस पर ईमानदारी से काम नहीं किया गया, जिससे कि शिक्षा में नई नई जो है समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि सन 1880 में, कब, 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था। किसे किया गया था? लॉर्ड रिपन को। तो ये ध्यान दीजिएगा, उस समय उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में एक कमीशन गठित किया। किसने? लॉर्ड रिपन ने। उस समय क्या किया, जब इन्हें भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था, मतलब निर्धारित किया गया था, तो उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में एक कमीशन गठित किया, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। अब विलियम हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। तो 1880 में किसे भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था? लॉर्ड रिपन को। तो फिर लॉर्ड रिपन ने क्या किया कि भारत के विषय में, भारतीय शिक्षा के विषय में जानने के लिए एक कमीशन गठित किया, और इस कमीशन को ही हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। और क्योंकि ये विलियम हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। मतलब जो कमीशन इन्होंने गठित किया था लॉर्ड रिपन ने, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने जो कमीशन गठित किया था, उस कमीशन के अध्यक्ष थे विलियम हंटर, और इन्हीं की अध्यक्षता में ये आयोग जो है गठित हुआ था, और इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस आयोग को हम लोग हंटर कमीशन भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इस कमीशन को देखिए प्रथम शिक्षा आयोग भी कहते हैं, या फिर हंटर आयोग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय शिक्षा आयोग को और किस नाम से जानते हैं, तो हंटर आयोग या हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ इसे हम लोग प्रथम शिक्षा आयोग भी कहते हैं। अब इसके मुख्य बातें क्या क्या थी, यानी इस आयोग में क्या क्या चीज़ें कही गई थी, इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी इस आयोग में। तो पहला तो ये था कि प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक हो तथा प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में हो, क्योंकि जो कि आपके वुड के घोषणा पत्र में दोष था, उसमें केवल बातों में, मतलब उसके घोषणा पत्र में कहा गया था, लेकिन रियलिटी में वो चीज़ नहीं थी। लेकिन जो आपका हंटर आयोग था, इसमें कहा गया कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो व्यवहारिक होगी, मतलब सभी के अनुरूप होगी, सभी बच्चों के अनुरूप होगी, और प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में होगी, मतलब उनकी जो देसी भाषा है, वहाँ की जो मतलब उपयोग की जाने वाली भाषा है, वो कह सकते हैं, तो वो उस भाषा में, यानी देसी भाषा में जो है प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। दूसरा है शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित हो, मतलब जो इलाके पिछड़े हुए हैं, जहाँ पे शिक्षा प्रॉपर रूप से नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पे शिक्षा विभाग भी स्थापित की जाएगी, ताकि हर बच्चा जो है, पिछड़े इलाके के जो बच्चे हैं वो भी शिक्षित हो पाए, वहाँ भी शिक्षा की पहुँच अच्छे से हो पाए। तीसरा है धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए, मतलब किसी धर्म के रिलेटेड शिक्षा जो दी जाती है, वो शिक्षा को ज़्यादा प्रोत्साहन न मिले, ऐसी शिक्षा हो जो सबके लिए उपयोगी हो। ये चीज़ इसके हंटर आयोग में कही गई थी। चौथा है बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, यानी जो बालिकाएं हैं उनके लिए पाठ्यक्रम सरल भी हो और निःशुल्क भी हो, ताकि प्रत्येक बालिका जो है शिक्षा ले पाए। पांचवा है अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या व आवश्यकता के अनुपात में दिया जाए, यानी जो भी छात्रवृत्ति वगैरह की या फिर वेतनमान वगैरह थे, वो जो छात्र शिक्षक है उसकी संख्या और उनकी आवश्यकता जो है उसके अनुपात में जो है दिया जाए, इत्यादि। यानी ये जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी हंटर आयोग में, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। तो यही आपको बस इतना ही लिखना है। हंटर आयोग से आपको उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जो भी बेसिक क्वेश्चन पूछता है या जो छोटे मोटे क्वेश्चन पूछता है उतना मैंने आपको बता दिया है, तो इतना इनफ है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे शायद 2017 या 2018 में शायद पूछा भी है। ठीक है, 2017 में या 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी है कि हंटर कमीशन की विशेषताएं बताइए। तो क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला है कि इस आयोग ने वुड के घोषणा पत्र में केवल उन्हीं सुझावों को स्वीकार किया जो भारतीय शिक्षा के लिए आवश्यक थे। मतलब क्योंकि हंटर कमीशन जो था वो वुड के घोषणा पत्र के आधार पर ही जो है इसमें जो चीज़ें बदलाव हुई, वो वुड के घोषणा पत्र में क्या क्या दोष थे उसी के अनुरूप में बदलाव हुए थे। तो वुड के घोषणा पत्र के जो चीज़ें अच्छी थी, हंटर कमीशन ने केवल उन्हीं सुझावों को स्वीकारा, बाकी की चीज़ें जो है उसने अपने हिसाब से चेंज की।
अगला है, इस कमीशन ने देसी भाषा का समर्थन किया, यानी देसी भाषा को स्वीकार किया। अगला है, सहायता अनुदान की शर्तें उदार और सरल थी, यानी जो छात्रवृत्ति वगैरह थी वो बहुत, उसकी जो शर्तें थी वो बहुत उदार और सरल थी, जिसके कारण विद्यालयों की स्थापना तथा संचालन करने में बहुत मदद मिली। यानी यदि कहाँ पर विद्यालय खोलने चाहिए, कहाँ पर विद्यालय की आवश्यकता है, तो उसके हिसाब से अनुदान मिलेगा, मतलब उसके हिसाब से पैसे वहाँ पर दिए जाएंगे ताकि हर जगह शिक्षा की पहुंच हो पाए। तो ये जो शर्तें थी इसके अनुदान की, सहायता की, यानी जो पैसे की मदद की जो शर्तें थी वो बहुत उदार और सरल थी, जिसके कारण, यानी ये जो शर्तें थी जो कि उदार और सरल थी, जिसके कारण क्या हुआ कि विद्यालय की स्थापना और उसके संचालन में काफ़ी ज़्यादा जो है सहायता मिली, मदद मिली। अगला है, हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था स्थानीय निगमों के हाथ में सौंप कर इसका मार्ग प्रशस्त किया। यानी प्राथमिक शिक्षा कैसी होगी, वो क्या किया हंटर कमीशन ने कि जो स्थानीय निगम थे, यानी जैसे हर क्षेत्र अलग अलग है, तो जो निगम, यानी जो स्थानीय निगम है उसके हाथ में उन्होंने उस प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सौंप दी कि आप देखिए कि वहाँ की प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं वो वहाँ की जो शिक्षा की व्यवस्था को अच्छे तरीके से संचालित कर पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कि यहाँ पे बच्चों की क्या नीड है, क्या आवश्यकता है। तो हंटर कमीशन ने क्या किया कि जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी वो स्थानीय निगम के हाथ में सौंप कर जो है इसका मार्ग जो है प्रशस्त किया। अगला है, इस कमीशन द्वारा स्त्री शिक्षा व मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए सुझाव जो दिए गए थे वो ठोस थे, यानी जो भी सुझाव प्रस्तुत किए गए वो मजबूत सुझाव प्रस्तुत किए गए, जिस पर कि अमल भी किया गया। अगला है, इस कमीशन ने प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम दिया कि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, यानी एक निश्चित पाठ्यक्रम जो है इस कमीशन ने प्रस्तुत किया। अगला है, इस आयोग ने पिछड़ी जाति के बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए कि जो पिछड़ी जाति के बच्चे हैं जो कि शिक्षा प्रॉपर रूप से नहीं ले पा रहे हैं, उसके उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हो, उनके शिक्षा की पहुंच हो पाए कि न, और उनकी शिक्षा में क्या क्या बदलाव होनी चाहिए, उनकी शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, यानी हर एक चीज़ पर जो है बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव भी हंटर आयोग ने प्रस्तुत किए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जो है वो हंटर कमीशन की थी। तो मुझे लगता है कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आप वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिए, क्योंकि चीज़ें बस भी मैंने बहुत सिंपल ही रखी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसमें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे ये कब आया, कब प्रस्तुत हुआ, तो इसमें हम ज़्यादा पढ़ेंगे भी नहीं। तो गोखले विधेयक की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति सरकार की निष्क्रियता को देखते हुए सर्वश्री गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में एक ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे गोखले विधेयक कहा गया। और बाद में जो है इसे कंपनी द्वारा जो है इसको नकार दिया गया, इसको अस्वीकार कर दिया गया, तो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति सरकार की जो निष्क्रियता थी इसको देखते हुए जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे उन्होंने 1911 में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोखले विधेयक कब प्रस्तुत हुआ, तो ये 1911 में हुआ। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो सर्वश्री गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया। अच्छा, हुआ क्या था, तो हुआ ये था कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो बड़ौदा नरेश के प्रयास से ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि जो बड़ौदा नरेश थे वो सीमित संसाधन में भी वो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर पा रहे थे, ठीक है, यानी प्राथमिक शिक्षा सभी को हो पाए, वो कम साधन होते हुए भी उस चीज़ को अप्लाई कर पा रहे थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को ये था कि एक इंसान कम मतलब सीमित साधन में भी ये चीज़ कर पा रहा है, तो जो कंपनी थी, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश सरकार था, वो क्यों नहीं कर पा रहा है, वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य कर दे, जबकि उसके पास तो पैसे भी थे और साधन संसाधन सब कुछ था उसके पास, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। और ये जो सरकार की जो निष्क्रियता थी इसी को देखते हुए उन्होंने इस विधेयक को लॉन्च किया। अब बात करते हैं कि ये विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या थी, तो यहाँ पे मैंने 4 महत्वपूर्ण पॉइंट रखे हैं कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाए, क्योंकि मेन मुद्दा उनका यही था कि प्राथमिक शिक्षा सभी तक हो पाए और निःशुल्क हो ताकि सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा ले पाएँ। अगला यह है कि कम मासिक पाने वाले होगा, ठीक है, कम मासिक आय पाने वाले माता पिता के बच्चों से शुल्क न लिया जाए। मतलब जो लोग कम पैसे कमाते हैं, जिनकी मासिक आय कम है, वो माता पिता से बच्चों के लिए जो शुल्क लिया जाता है वो न लिया जाए, क्योंकि उनकी अर्निंग कम है। अगला है, स्थानीय संस्थाएं ही प्राथमिक शिक्षा का कुशलतापूर्वक संचालन कर सकती हैं,
इन्होंने ये पॉइंट रखा कि जो प्राथमिक संस्थाएं हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्राथमिक शिक्षा का जो है संचालन कर सकती हैं। और अगला इन्होंने ये बोला कि प्राथमिक संस्थाएं हैं वो प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए कर लगा सकती हैं। यानी प्राथमिक शिक्षा का संचालन जो है वो स्थानीय संस्थाएं अच्छे तरीके से कर सकती हैं, ये भी इन्होंने कहा। और प्राथमिक शिक्षा के लिए जो व्यय है उसके लिए कर भी यही संस्थाएं जो है लगा सकती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस विधेयक की थी। तो क्या इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, तो इसमें बस इतना ही पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे हटांक समिति की। तो हटांक समिति आई 1929 में। कब आया ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हटांक समिति कब आई? 1929 में। तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। तो आपसे ये पूछ सकता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई? तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। अब ये कमीशन क्या किया? इस कमीशन से क्या कहा गया था? तो इस कमीशन से भारत की शिक्षा के संबंध में सुझाव मांगे गए। यानी साइमन कमीशन से भारत की शिक्षा के संबंध में सुझाव मांगे गए थे। और साइमन कमीशन ने भारत में शिक्षा संबंधी जटिलताओं को सुलझाने के लिए एक सहायक समिति का गठन किया। अब यानी साइमन कमीशन को बनाया ही गया था कि वो भारतीय शिक्षा के संबंध में सुझाव दे, लेकिन साइमन कमीशन ने भारतीय शिक्षा की जो भी जटिलताएं हैं इसको सुलझाने के लिए एक और सहायक जो है समिति का गठन कर दिया, ताकि वो एक और सहायक समिति बना दे। और उस सहायक समिति के थ्रू उसको सब कुछ जब पता चल जाएगा भारतीय शिक्षा से संबंधित, तब वो जाके अपने जो है सुझाव जो है प्रस्तुत करता। इसीलिए इस साइमन कमीशन ने क्या किया कि जो भारत में शिक्षा संबंधी जो भी परेशानियां, जो भी कठिनाइयां, जो भी जटिलताएं चल रही हैं उसको सुलझाने के लिए एक और सहायक समिति का जो है गठन किया। और इसके जो अध्यक्ष थे, यानी ये जो सहायक समिति के अध्यक्ष थे वो फिलिप हर्टांग थे। तो फिलिप हर्टांग इस समिति के अध्यक्ष बने और इन्हीं के नाम पर इस समिति को हर्टांग समिति कहा गया। यानी साइमन कमीशन के द्वारा बनाई गई जो एक सहायक समिति थी उस सहायक समिति को ही हर्टांग समिति कहते हैं। और ये हर्टांग समिति के अध्यक्ष फिलिप हर्टांग थे। इतना बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या बना? एक साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन ने क्या किया कि अपने अंदर ही एक छोटी सी और समिति बनाई और ये समिति जो है, यही समिति जो है हर्टांग समिति कहलाई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? फिलिप हर्टांग थे। तो ये आपको पता चल गया हर्टांग समिति क्या थी। अब इस हर्टांग समिति ने किन किन बातों की अनुशंसा की, मतलब क्या क्या बातें इस हर्टांग समिति ने कहा, चलिए अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे क्या क्या जो विशेषताएं थी या जो क्या क्या बातें इस समिति द्वारा कही गई। तो पहला तो ये कि देश में प्राथमिक शिक्षा पर कार्य तो हुआ पर प्रगति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। मतलब इस समिति ने क्या क्या चीज़ें बताई, क्योंकि भारतीय शिक्षा से संबंधित जटिलताओं को सुलझाने के लिए ये समिति बनाई गई थी। तो इस समिति ने क्या क्या बातें बताई। तो इन्होंने कहा कि देश में प्राथमिक शिक्षा पर कार्य तो हुआ पर प्रगति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। मतलब प्रगति उतनी अच्छे तरीके से नहीं हुई जितनी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा पर कार्य हुआ है लेकिन उसके अनुरूप हमें फल नहीं मिला। ओवरऑल कहने का तात्पर्य इतना था। अगला है कि अपव्यय व अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं हैं। मतलब इस समिति ने यह भी बताया कि प्राथमिक शिक्षा में की एक मुख्य समस्या ये है कि अपव्यय व अवरोधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या प्राथमिक शिक्षा की जो है देखने को मिलती है कि बच्चे जो है पैसे के कारण या किसी प्रॉब्लम के कारण जो है जो प्राथमिक शिक्षा है वो छोड़ दे रहे हैं। तो एक ये प्रमुख समस्या देखने को मिली थी। अगला इन्होंने ये भी बात कही कि प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की हो। इन्होंने ये भी बात अपनी रखी कि प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष की होनी चाहिए? कम से कम 4 वर्ष की तो होनी ही चाहिए। अगला इन्होंने कहा कि विद्यालय सत्र व अवकाश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो। यानी ऐसा ना हो कि हर जगह एक ही तरह से प्राथमिक शिक्षा की जो कंडीशन है, जो भी नियम कानून है, जो विद्यालय सत्र है या जो अवकाश चल रहे हैं, वो ऐसा ना हो कि पूरे देश में एक ही जैसा हो। ये नहीं होना चाहिए। हर जो स्थानीय क्षेत्र है तो हर जगह की अलग अलग जो है फेस्टिवल है, अलग अलग तरह से लोग जो है मौसम वगैरह सब कुछ देखते हुए, तो उन्होंने ये कहा कि जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ही आपके जो विद्यालय सत्र है वो होने चाहिए और अवकाश की जो सुविधा है वो भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ही होनी चाहिए। अगला इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम को जीवकोपयोगी बनाया जाए तथा माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा गुणात्मक हो। इन्होंने ये कहा कि जो पाठ्यक्रम है ऐसा ना हो कि बस बच्चा पढ़ते जाए उसका कोई फल न मिले। प्राथमिक शिक्षा ऐसा होनी चाहिए कि आके जाके बच्चा जो है उससे अपनी रोजी रोटी चला सके, मतलब जीवनोपयोगी बनाया जाए जो पाठ्यक्रम है उसको, ताकि बच्चा आगे जाके जो है अपनी कमाई धमाई कर सके, अपना जीवन चला सके, जीवन व्यापन कर सके। और इन्होंने ये भी कहा कि माध्यमिक व उच्च शिक्षा क्या हो? गुणात्मक हो। मतलब उसमें
जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें इन्वॉल्व की जाए, उसकी शिक्षा में सुधार हो, माध्यमिक शिक्षा अच्छी हो, उच्च शिक्षा जो है अच्छी हो। अगला इन्होंने कहा कि शिक्षकों के वेतन तथा योग्यताओं में सुधार की जरूरत हो, यानी जो शिक्षक के वेतन है तथा उनकी जो योग्यताएं हैं शिक्षक की, वो उसमें भी सुधार किया जाए अगर वहाँ पे उनकी ज़रूरत हो तो। यानी जैसे अगर माध्यमिक में अगर शिक्षक है तो उसकी जो वेतन है वो अच्छी होनी चाहिए और शिक्षक की योग्यता भी अच्छी होनी चाहिए। अगर उच्च शिक्षा अगर देना हो तो उस समय जो शिक्षक है उसकी वेतन अलग होनी चाहिए और उसकी जो शिक्षक की योग्यता है वो भी और अच्छी होनी चाहिए। तो ज़रूरत के हिसाब से जो ये चीज़ें होनी चाहिए। और अगला पॉइंट इन्होंने रखा कि उच्च स्तर पर पुस्तकालय व व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। मतलब जो उच्च लेवल पे अगर हम बात करें तो पुस्तकालय की व्यवस्था भी होनी चाहिए और व्यावसायिक शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बच्चा आगे जाके जो भी अगर बिजनेस करना चाहता है या कुछ आगे जाके काम करना चाहता है तो उसकी अगर उसे शिक्षा मिलेगी तो वो आगे जाके और अच्छा कर पाएगा। तो इन चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हटांग समिति ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें जो है अपनी जो है रखी थी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी पॉइंट इन्होंने हटाक समिति ने रखी थी और इतना ही आपको जानना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। इतना आपसे क्वेश्चन हटाक समिति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। कौन सी समिति कब आई ये आपको ध्यान रखना है और उसके अध्यक्ष कौन थे, किसके नाम पे रखा गया, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी की चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन कहीं से पूछे तो आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं बेसिक शिक्षा की, तो इसमें बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है और ये इतने पे ही खत्म हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता एवं मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जिस योजना का प्रारूप तैयार किया उसे बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। तो बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा आया, किसके द्वारा इसकी योजना का प्रारूप तैयार किया गया, तो महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया। और ये कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा की आधारशिला रखी गई। तो कब रखी गई, 22 अक्टूबर 1937 को रखी गई। किस सम्मेलन में, वर्धा शिक्षा सम्मेलन में किसको रखा गया, बेसिक शिक्षा की आधारशिला जो है रखी गई थी। अब इसकी मुख्य बातें क्या थी, तो इन्होंने कहा कि शिक्षा 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क हो, ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा कि शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। अगला इन्होंने कहा कि शिक्षा का जीवन से संबंध हो, मतलब शिक्षा जो है ऐसी दी जाए जिसका कि यूज उसके जीवन से जो है जुड़ा हुआ हो। अगला इन्होंने कहा कि शिक्षा हस्तकला पर आधारित हो ताकि बच्चों में श्रम के प्रति आदर भाव जागृत हो। मतलब हस्तकला पर मतलब बच्चा खुद से करके चीज़ों को सीखे तभी उसे अपनी जो है श्रम के प्रति उसे आदर भाव जागृत होगा, यानी वो उस चीज़ की वैल्यू करेगा, उसको जो है अहमियत देगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कही गई थी। तो यहाँ पर आपका आज का वीडियो समाप्त होता है। काफ़ी सारे टॉपिक आपने आज की वीडियो में देख लिए, तो मुझे लगता है कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी कहीं पर डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।